हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू माइट बी एंजॉइंग योर टाइम। मुझे उम्मीद है, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से अपने टाइम को स्पेंड कर रहे होंगे। एंड व्हाइल स्पेंडिंग योर टाइम यू माइट हैव बीन वर्किंग अ लिटिल टुवर्ड्स लर्निंग स्पोकन इंग्लिश एज वेल। और आप अपने उस व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय जरूर निकाल रहे होंगे स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे बताई गई चीजों का अनुसरण करते रहें। जस्ट फॉलो सिंपल ट्रिक्स, टिप्स एंड आइडियाज दैट आई रेगुलरली टीच यू एंड टेल यू, एंड बिलीव मी, इन कमिंग डेज यू विल डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश लाइक अस। आप हम लोगों की तरह ही इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। देखिए, अब बात करते हैं थोड़े से आज के क्लास का। जो आज का हमारा सेशन बेस्ड है वो इन चीजों पर बेस्ड है कि आप इंग्लिश में कॉम्प्लिकेटेड चीजों को कैसे बोलते हैं। Two types of English you guys can speak. दो तरह की इंग्लिश आप बोल सकते हैं। The first way is to just speak and let the listener understand and grab the meaning what you have said. पहला तरीका ये हुआ कि आप बस बोल दें और लिसनर के भरोसे छोड़ दें कि उससे समझ में आया कि नहीं आया, उसने आपकी बातों को क्या समझा। And the next thing is to speak in correct way and to accurate way so that the listener would definitely get the same sense what you were willing to. जो आप कहना चाह रहे थे बिल्कुल वही चीज उसको समझानी है, तो उसके लिए आपने करेक्ट इंग्लिश बोलनी होगी। तो केवल इंग्लिश बोलना और करेक्ट इंग्लिश बोलना में थोड़ा सा फर्क होता है। तो व्हाट आर द की फैक्टर्स टू स्पीक करेक्ट इन इंग्लिश। की फैक्टर्स क्या होते हैं? द इंपॉर्टेंट थिंग इज डेफिनेटली फ्यू वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स का जानकारी होना चाहिए। देयर शुड बी सम इडियम्स एंड फ्रेजेस एज वेल। खैर, उन पर मैं आपको बहुत नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि की फैक्टर्स क्या होने चाहिए और आप एक अच्छे से इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए कौन सी चीज पर पहले काम करें, फिर कौन सी चीज आप ले लें। थिंग्स विल बी टॉट टू यू इन नेक्स्ट वीडियो। किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बता दूंगा, वो सारी चीजें मैं शूट करके आपके लिए डालूंगा। डोंट वरी फॉर दैट। बट आज का जो मेरा सेशन है, जो आज के क्लास को मैं लेकर के आया हुआ हूं, वो ये है यूज ऑफ गुड स्ट्रक्चर्स। गुड स्ट्रक्चर्स आर्टिकुलेट करना है आपने अपनी इंग्लिश को, और आर्टिकुलेट करने के लिए, आर्टिस्टिक बनाने के लिए आपने कुछ स्ट्रक्चर्स यूज करने होंगे। जैसे सपोज मैं यहाँ क्लासेस लेता हूं तो बच्चे कई बार मुझसे टिपिकल ट्रांसलेशंस पूछते हैं, कई बार डिफिकल्ट भी पूछते हैं। जैसे सपोज किसी ने मुझसे पूछा कि सर व्हाट वुड बी द इंग्लिश फॉर घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया, राइट। कुछ आते कहते सर चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, सर इसके इंग्लिश क्या होगी। बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार लोग फिल्म का गाना बोलते हैं कि यदि तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम। तो ये जो गाने के बोल हैं वो मुझसे पूछते हैं बच्चे अक्सर कि सर हाउ टू ट्रांसलेट दीज थिंग्स, इन्हें कैसे ट्रांसलेट करें। तो इसी तरह की छोटी चीजों से लेकर के मैं एक आज आपके लिए एक दो ट्रांसलेशंस ऐसे लेकर आया हूं दैट यू गाइज रियली डेफिनेटली वांटेड टू स्पीक इन दैट। और आप अभी तक शायद श्योर नहीं होंगे कि वेदर यू आर स्पीकिंग करेक्ट और यू आर स्पीकिंग इनकरेक्ट। अगर आपने नहीं आता तो आपके लिए ही ये है, और आपको आता है तो आपके लिए भी इसलिए है कि जस्ट टू चेक कि whether you are speaking right or wrong. So let's take few sentences. Suppose मैं वही एक फिल्म के गाने जैसा ही मैं एक सेंटेंस ले लूं कि यदि आप यहां आएंगे तो मुझसे मिलेंगे। Now if this is a sentence कि यदि आप यहां आएंगे तो मुझसे मिलेंगे, what could be the English for that? हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएं कि if you will come here you will meet me, क्या ये सही इंग्लिश होगी? या if you come here you meet me, क्या इंग्लिश ये सही होगी? इसका सही ट्रांसलेशन क्या बनेगा? इसको सही तरीके से इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्योंकि अगर इसको इनकरेक्ट वे में बोलेंगे तो फॉर एग्जाम्पल चलो मान लो कि बोलचाल में शायद चल बन जाए आपका, इट मे वर्क। But what if you guys are writing it? What if you are appearing in any sort of examination and it is a kind of question and it is a question of common error and you have to find out the error over there. आपको वहां error ढूंढनी है तो आप क्या करोगे? देखिए, मैंने अभी ये क्लास लेने से पहले एक फेसबुक में पढ़ा एक आर्टिकल, तो उसमें एक्टर्स के बारे में था कि फिल्म एक्टर्स हमारे इंडस्ट्री में कौन कौन ऐसे हैं जो या तो इंग्लिश बोल नहीं पाते या फिर इंग्लिश बोलने से कतराते हैं। फिर मैंने देखा स्पोर्ट्स के सेक्टर में ऐसे लोगों को, तो रीजन क्या थी, वो क्यों कतराते हैं? तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका इंग्लिश में हाथ तंग है, वो
कई बार ट्रैप कर दिए जाते हैं। जैसे कॉफी विद कारण एक शो आता है जिसमें कारण जौहर जो है सारे सेलिब्रिटीज को बुला करके इंग्लिश में उनसे बातें करते हैं। तो कई एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे हैं, या तो उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी या फिर ऐसे जगहों से आए हैं जहां पर उतनी इंग्लिश बोली नहीं जाती है, ऐसे जगहों से स्कूलिंग करा उन्होंने, तो उन्हें भी तकलीफ आती है और वो बोलने से इंग्लिश बचते हैं। तब तक बहुत जरूरी ना वो नहीं बोलते, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो बोलेंगे तो गलत कर जाएंगे। तो ये डर उनको इसलिए लगता है कि इस तरह की चीजें ना तो उन्होंने पढ़ी है और ना शायद कभी उसे देखा है, ना कभी सुना है, ना किसी ने उन्हें समझाया है। बट ओवर हियर आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स कि आपको इस तरह का जो डर है, अगर कि आप अगर इंग्लिश बोलते भी हैं बट इफ यू गो टू सम प्लेसेस वेयर पीपल डू स्पीक वेरी गुड इन इंग्लिश एंड इफ यू आर गोइंग देयर एंड इफ यू आर देयर, तो आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, इनकन्वीनियंट फील कर रहे हो, तो ऐसा ना हो उसके लिए इस तरह के ट्रांसलेशंस में आपके बीच लेकर आया हूं। देखिए इसको समझिए। पहले तो ये देखें कि ये सेंटेंस में ना दो क्लॉज है, दो खंड है, दो टुकड़े हैं। फर्स्ट वन इज ये एंड सेकेंड वन ये। इसमें दो बात की जा रही है कि यदि आप यहां आएंगे तो मुझसे मिलेंगे। तो यदि आप यहां आएंगे कब? भविष्य में। तो मुझसे मिलेंगे कब? भविष्य में। बात तो भविष्य की हो रही है, फ्यूचर की ही बात हो रही है। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जब ये सेक्शन हमारा कॉज बनेगा, मतलब कारण बनेगा, तो ही ये सेक्शन होगा, यानी ये इफेक्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा, ये परिणाम आएगा। अगर ये बात नहीं होगी तो इसके होने का कोई चांस ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में कहा जा रहा है कि यदि आप यहां आएंगे तो मुझसे मिलेंगे। तो ऐसा हो तो क्या करेंगे? तो देखिए, जब भी हमारा इस तरह का सेंटेंस हो जिसमें दो क्लॉजेस रहें और दोनों जो क्लॉज हैं, दोनों खंड, दोनों टुकड़े फ्यूचर के रहें, फ्यूचर इंडेफिनिट के रहें, तो जो भी हमारा कॉज सेक्शन होगा ना, उसे हम ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ध्यान रखना है कि जो भी हमारा कॉज सेक्शन होगा इट विल बी ट्रांसलेटेड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट and the effect section would be translated in future indefinite। इसे हमें फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करना है, मतलब इफेक्ट सेक्शन को छोड़ देना है जैसा है वैसा ही, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है हमें कॉज सेक्शन को। तो अगर हम इसे ट्रांसलेट करें तो कैसे बनाएंगे? अब मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है कि यदि आप यहां आते हैं, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो कैसे बनाएंगे? इफ यू कम हियर। ऐसा क्यों होता है भाई? तो ऐसा इसलिए होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो इस स्ट्रक्चर से ही बनाएंगे इसको। सब्जेक्ट के बाद V1 आता है, आई वी इन सबों के साथ V1 आता है, तो V1 लगा दिया। तो के लिए कुछ नहीं करते, बस कॉमा दे देते हैं और मुंह से कुछ नहीं बोलते। तो मुझसे मिलेंगे, कौन मुझसे मिलेगा? आप मुझसे मिलेंगे, आप छुपा हुआ है, यदि आप यहां आएंगे तो आप मुझसे मिलेंगे, ये आप हमारा छुपा हुआ है। तो ये फिर सेंटेंस शुरू करेंगे, सब्जेक्ट में आप यानी यू के साथ हमेशा विल लगता है, मिलना का इंग्लिश मीट और मुझसे का इंग्लिश हो गया मी। इफ यू कम हियर यू विल मीट मी, यदि आप यहां आएंगे तो मुझसे मिलेंगे, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अगर आपको कॉज और इफेक्ट सेक्शन में परेशानी हो रही है, इफ यू आर नॉट गेटिंग द एक्चुअल आइडिया ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, अगर आपको कॉज और इफेक्ट वाली चीजों में परेशानी हो रही है, तो डू नॉट वरी एंड बॉदर फॉर दैट। आप ये देख लीजिए कि जिधर कनेक्टिव लगा रहेगा उधर वाला हिस्सा हमेशा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, और जिधर कनेक्टिव नहीं लगा रहेगा उधर वाला हिस्सा हमेशा आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना है। सिंपल सा लॉजिक याद रखना है। देखिए, इसको उल्टा करके भी बना सकते हैं। जैसे सपोज उधर वाली बात को हम इधर लिख रहे हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू विल मीट मी इफ यू कम हियर, यू विल मीट मी इफ यू कम हियर। सिंपल। देख लीजिए, फिर वही बात, जिधर कनेक्टिव लगा है उधर वाला हिस्सा जो है हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है। फिर आप शायद ये पूछ सकते हैं कि सर कॉमा कहां चला गया इसका? तो कॉमा गायब हो गया, इसलिए गायब हो गया कि ये कनेक्टिव है। कनेक्टिव का मतलब संयोजक, इसने जोड़ दिया दोनों सेंटेंसेस को, यहां नहीं जोड़ रहा था इसलिए यहां हमने कॉमा डाला, यहां तो खुद बीच में आ गया, तो इधर वाले और इधर वाले को इसने जोड़ दिया। तो इस तरह से जो दो क्लॉज वाले सेंटेंस हैं और उसमें इस तरह के सेंटेंस, ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस वाले सेंटेंसेस मैं आपको आने वाले दिनों में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस जिधर एक तरफ कनेक्टिव लगा रहता है और दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट के लगे, तो जिधर कनेक्टिव वाला रहेगा उसे कॉज सेक्शन मानते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और जिधर कुछ भी नहीं लगा रहेगा उसे इफेक्ट सेक्शन मानते हुए फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे।
अब अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों तरफ के जो क्लॉज हैं वो अफर्मेटिव है। इधर भी ना नहीं नहीं लगा है और इधर भी ना नहीं नहीं लगा है, इधर भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, इधर भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो इट सिंपली मींस दैट बोथ द क्लॉजेस आर इन अफर्मेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, दोनों के दोनों अफर्मेटिव ही हैं। अब हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, या सीधी सी बात मैं आपको बोलूं कि जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ अफर्मेटिव में ही हम लोग यूज करें। कई बार हम लोग दोनों तरफ नेगेटिव यूज कर लेते हैं, कई बार हम लोग एक तरफ अफर्मेटिव, एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ अफर्मेटिव, एक तरफ इंट्रोगेटिव, इस तरह करके करते रहते हैं। बट हर जगह आपने यही ध्यान रखना है कि जो भी हमारा कनेक्टिव सेक्शन होगा, कनेक्टिव से जुड़ा सेक्शन होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बाकी वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में। कुछ और एग्जांपल से देखें, समझने की कोशिश करें। सपोज मैंने कहा कि इफ राजू डजंट रीड या इफ राजू डजंट स्टडी ही वोंट पास। यदि राजू नहीं पढ़ेगा तो वह पास नहीं करेगा। देखिए इधर भी नो नॉट लगा हुआ है, इधर भी नो नॉट लगा हुआ है, दोनों क्लॉजेस कैसे हो गए, नेगेटिव नेगेटिव। दूसरा कुछ देख लें, मान लीजिए इफ शी कम्स हियर, यदि वह यहां आएगी, आई वोंट कम, तो मैं नहीं आऊंगा। इधर कुछ भी नहीं लगा नो नॉट, लेकिन उधर लग गया है। क्लॉज कैसा बन गया, अफर्मेटिव नेगेटिव। इफ यू डोंट प्ले, यदि तुम नहीं खेलोगे, यू विल बी फैट, तो तुम मोटे हो जाओगे। इधर क्या देख रहे हैं, नेगेटिव लगा है नो नॉट, उधर क्या है, अफर्मेटिव है। कुछ भी और एग्जांपल्स ले ले, सपोज के इफ यू डांस, यदि तुम नाचोगे, व्हाट विल आई डू, तो मैं क्या करूंगा। इधर अफर्मेटिव है पहले क्लॉज में, उधर क्या चला गया है, इंट्रोगेटिव। कुछ और ले ले, मान लीजिए इफ यू डोंट राइट, यदि तुम नहीं लिखोगे, हाउ कैन आई टीच यू, तो मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा। इधर देख लीजिए नेगेटिव, उधर क्या है, इंट्रोगेटिव। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसा भी सेंटेंस, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। जिधर भी हमारा कनेक्टिव लगेगा, उधर वाला सेक्शन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और जिधर कनेक्टिव नहीं लगे रहेगा, उधर वाला सेक्शन हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। आप इसे उल्टा करके बोल सकते हैं, हाउ कैन आई टीच यू इफ यू डोंट राइट, व्हाट विल आई डू इफ यू डांस, यू विल बी फैट इफ यू डोंट प्ले। तो इस तरह से आप इधर से उधर भी कर सकते हैं। बट डू रिमेंबर वन थिंग फॉर ऑलवेज, that wherever you find a connective, it means that particular section or that particular clause would be translated always in present indefinite. तो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो आते हैं जो क्वेश्चंस मुझसे बच्चे पूछते हैं, या उस गाने के बोल पर जो फिल्म में है कि यदि तुम मिल जाओ, यदि तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। यदि तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। आगे कुछ है पता नहीं, जमाने की खातिर रिश्ता तोड़ देंगे हम, ऐसे समथिंग गाना है। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं तो मैं आपको गा के सुनाता। और वैसे भी आज थोड़ा सा मेरा गला चोक हो रखा है, आपको शायद मेरी प्रीवियस वीडियो से देखेंगे तो आज आवाज़ अच्छी नहीं आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पढ़ाता हूँ, मेरा काम पढ़ाना, मेरा गाना काम नहीं है। लेट इट बी फॉर द सिंगर्स who have the duty to sing songs for you. So this is not my duty. यदि तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम। और जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको समझ में आ गया है तो देखें बड़ा आसान है। ये कॉज है और ये इफेक्ट है। इधर कनेक्टिव लगा हुआ है, उधर कनेक्टिव नहीं लगा है। जिधर कनेक्टिव लगा रहेगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इससे बनाए कि इफ आई गेट यू, यदि तुम मिल जाओ का मतलब यही हुआ कि यदि मैं तुम्हें पा लूं। तो इफ आई गेट यू, कॉमा है, कॉमा ही दे देते हैं। तो जमाना छोड़ देंगे हम का मतलब मैं है यहां पर में, तो आई फ्यूचर में बनाना है शैल लीव द वर्ल्ड, लीव द सोसाइटी, कुछ भी। जमाना का मतलब आप सोसाइटी ले लें,
वर्ल्ड ले लें, दुनिया छोड़ देंगे हम। तो इफ आई गेट यू आई शैल लीव द वर्ल्ड, इफ आई गेट यू आई विल लीव द वर्ल्ड। विल भी लगा सकते हैं, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आजकल शैल की जगह विल भी चल रहा है। आप इस उल्टा करके भी बोल सकते हैं कि आई शैल लीव, सॉरी नॉट दिस लीव, L-E-A-V-E, leave the world if I get you। तो गाना ट्रांसलेट हो गया कि यदि तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। देख लीजिए, यदि तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तो इस तरह से मैं आपको आने वाले समय में और भी कई ऐसी वीडियोस बनाऊंगा, कई ऐसे क्लासेस के स्टेप्स बनाऊंगा। बट मेरा पहला फोकस यही है कि जो भी बिगिनर्स हैं वो कुछ थोड़ा थोड़ा करके ही सीखें, और जो एक्सपर्ट्स हैं, आप में से कुछ एक्सपर्ट्स लोग भी अगर ये हमारी वीडियो देख रहे हैं, हालांकि लोगों की प्रॉब्लम है कि वो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसे स्किप कर करके देखते हैं और इस चक्कर में वो ज़्यादा कुछ देख नहीं पाते, कई बार स्टार्टिंग ही देखते हैं केवल। तो सारी बातें स्टार्टिंग में बोलना पॉसिबल नहीं है। इफ समवन ऑफ यू इज रियली एन एक्सपर्ट एंड इफ यू गाइज कैन स्पीक वेरी गुड इन इंग्लिश, आई हैव मेनी थिंग्स फॉर यू एज वेल। आपके लिए भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बट थिंग्स विल बी टॉट इन कमिंग डेज और इन माई कमिंग वीडियोज़। बहुत सारी वीडियोस मैं आपको बनाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आपको बताने के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि सारे चीज़ों पर मैं अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हुई वीडियोस मैं आपको बनाऊं और आपके बीच में लाऊं। तो फॉर एक्सपर्ट्स आई हैव आल्सो मेनी थिंग्स फॉर यू, फॉर बिगिनर्स दिस इज द थिंग, एंड फॉर मॉडरेटर्स दोज हु आर इन मिडिल, फॉर एवरेज पर्संस, दोनों चीज़ें आपके लिए, आप दोनों एंजॉय करें। तो इस तरह से आप इन ट्रांसलेशंस को बना सकते हैं। अगर आपने समझ में आ गया है तो मैं आपको एक देता हूं, आप गेस करते हुए उसे आप बनाएं। जब आप जाएंगे तब वह आएगा, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं ना। कई बार घर में क्या होता है, पिताजी लोग होते हैं और बड़ा गुस्सा किया रहते हैं, तो मम्मी लोगों से पूछते हैं कहाँ है वो, तो मम्मी कहती है कि जब आप जाएंगे तब वो आएगा, आप हैं तब तक तो वो नहीं आएगा। तो अगर ऐसा बोलती है मम्मास, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कोशिश करें आप में से कई लोग इसको शायद मेरे लिखते लिखते ट्रांसलेट भी कर चुके होंगे, बना भी लिया होगा, कई में से सही गेस किया होगा, कई ने गलत गेस किया होगा। और मैं तो कहूंगा कि आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपने क्या गेस किया, क्या नहीं किया, या आप लिख ही दें अभी और उसे डिलीट ना करें, मैं उसे बाद में पढ़ूंगा और आप देखेंगे कि आपने क्या लिखा था और मैंने क्या बताया। देखिए, आप में से कई लोग इस तरह ही बना रहे होंगे कि इफ यू गो ही विल कम, ऐसा बना रहे होंगे आप। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस बार यहाँ यदि नहीं लिखा हुआ है, इस बार यहाँ जब लिखा हुआ है। ऊपर आप देख रहे हैं या तो लगा हुआ था या कॉमा लगा हुआ था, लेकिन यहाँ देखिए तब लगा हुआ है। तो अब इसे कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसे ऐसे बनाएं कि इफ यू गो देन ही विल कम, क्या इसे ऐसे बनाएं या इसे किसी और तरीके से बनाएं। तो देखिए, चीजें तो वही हैं, कॉज और इफेक्ट है ही हमारा, तब से इधर एक दूसरी बात है, तब से इधर एक दूसरी बात है, ये हमारा कॉज है ही, ये हमारा इफेक्ट है ही, ये कारण बनेगा तो ये परिणाम आएगा, ये तो तय है। बट यहाँ एक चीज चेंज हो गया है, वो है हमारा कनेक्टिव इज चेंज्ड हियर। So rather than using if, now we have to use the English of jab. And what is the English of kab and jab? I have already made a video related to it. मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया है 9 kinds of WH, 9 kinds of WH। उसमें सारी बातें बताई हुई हैं कि what मतलब क्या, जो, किस, जिस, कौन सा, ये सारी चीजें होती हैं। उसी में मैंने आपको when के बारे में पढ़ाया है कि when मतलब कब भी होता है और when मतलब जब भी होता है। अगर आपने नहीं ये पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आप मेरी वीडियोस में जाकर के उसे देख लें। 9 kinds of WH है, उसमें WH से रिलेटेड सारी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो जब की इंग्लिश होती है when, तो इस बार ये when से बन जाएगा कि when you go, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तब के लिए भी कुछ नहीं करना, कॉमा ही देना है, कॉमा, वह आएगा, he will come। when you go he will come, उल्टा करके भी बना सकते हैं, he will come when you go। तो इस तरह से आप इस तरह के ट्रांसलेशन और इस तरह के सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और मैं इस तरह के आपको ट्रांसलेशंस बता दूं, क्योंकि वो अभी फ्यूचर से ही रिलेटेड है, तो उसे देख लेते हैं और फिर आज की क्लास और आज की सेशंस को हम लोग एंड करेंगे। नाउ अगेन कमिंग बैक टू सम previous things that I have already taught you. I have already taken the classes of tense, मैंने क्लास टेंस के ले रखे हैं।
एंड इन दैट आई हैव टॉट यू मेनी थिंग्स, और उसमें भी कुछ ऐसे ट्रिकी ट्रांसलेशन से रिलेटेड एक मैंने आपको पढ़ाया था पास्ट परफेक्ट, इफ यू कैन रिमेंबर. And if you have not read, again my request to all of you is to go scroll down my video sections, और in playlist you may search for tense, और tense में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी. उसमें मैंने जो आपको पास्ट परफेक्ट पढ़ाया था, इफ यू कैन रिमेंबर, मैंने बताया था कि पास्ट परफेक्ट कभी अकेले नहीं आता, वो जब आता है पास्ट इंडेफिनिट के साथ आता है. मेरे आने से पहले वो जा चुकी थी, तो उसे हम लोगों ने ट्रांसलेट करके बनाया था शी हैड गॉन बिफोर आई केम, और उसका बहुत सारी चीजें और भी मैंने बताई थी. उसमें फ्यूचर परफेक्ट में मैंने एक चीज स्किप कर दिया था, मैंने उसे नहीं बताया था, मैं उसे भी आज बता रहा हूं, आज की क्लास में बता रहा हूं. टू सम एक्सटेंट टेंस से ही रिलेटेड है, ये दोनों भी टेक्निकली टेंस से ही रिलेटेड था जो भी मैंने अभी बताया. आगे भी मैं एक ऐसा ही ट्रांसलेशन बता रहा हूं, वो टेंस से ही रिलेटेड है. मेरे आने से पहले वो जा चुकी थी, पास्ट परफेक्ट में हमने लिया था, उसे अब हम फ्यूचर में बनाते हैं कि मेरे आने से पहले या मेरे आने के पहले वह जा चुकेगी. अब यहां जा चुकेगी कर दिया, जा चुकी थी वहां था और यहां कर दिया जा चुकेगी. तो जैसे ही जा चुकेगी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये फ्यूचर परफेक्ट बन गया. भविष्य में किसी खास समय पर, किसी खास समय तक, जब कोई काम पूरी तरह से खत्म हो चुकेगा, समाप्त हो चुकेगा, फिनिश हो चुकेगा, तो उसे ही हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं. दिस इज द वे टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस टू फ्यूचर परफेक्ट. तो ये मैंने ऑलरेडी आपको चीजें बता रखी हैं, पढ़ा रखी हैं. Now, what is the correct way to translate this sort of sentences? इस तरह के sentences को translate करने का तरीका क्या है? तो again, पहले से इधर एक दूसरी बात है या एक बात है, और पहले से इधर एक अलग बात है. मेरे आने से पहले वह जा चुकेगी. इस तरह के sentences में हमें ये देखना है कि कौन काम पहले होगा, कौन काम बाद में होगा. उसी तरह हमें ट्रांसलेशंस भी बनाने होंगे. जैसे वहां भी मैंने बोला था कि पुराने में भी पुराना देखिए, ज्यादा पुराना काम को पास्ट परफेक्ट में, पुराने में नए काम को पास्ट इंडेफिनिट में. इसमें भी देखिए, मेरे आने से पहले वो जा चुकेगी. पहले काम कौन सा होगा? उसका जाना. बाद में कौन सा काम होगा? मैं आऊंगा. तो जो काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ यानी जो काम पुराना हो गया, उसे हम बना देंगे फ्यूचर परफेक्ट में. ये काम बाद में नहीं होगा, ये काम पहले होगा, तो इसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में. मेरे आने के पहले वो जा चुकेगी, मैं आऊंगा उसके पहले वो जा चुकेगी, तो वो जा चुकेगी, इसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में. मेरा आना बाद में संपन्न होगा, तो इसे बनाएंगे हम प्रेजेंट में. वहां पर में हमने पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट लिया था, तो उसी हिसाब से यहां फ्यूचर परफेक्ट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट लेना था. लेकिन देखिए मैंने लिखा है कि यहां क्या लगाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. याद रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आता, फ्यूचर परफेक्ट के साथ आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट. उसके बाद मैंने वहां भी आपको एक्सप्लेन करा था, अगर आपको याद होगा, कि जो काम पहले हुआ है उस काम को ही पहले लिखना है. यानी ट्रांसलेशंस की बात करें तो ट्रांसलेशंस उल्टा बनेगा, उधर से ट्रांसलेशंस बनाएंगे. तो चलिए पहले उसको बनाएंगे. वह जा चुकेगी, शी विल हैव गॉन. पहले के लिए कुछ नहीं करना है, बिफोर लिख देना है. अब यहां समझिए कि लिखा हुआ है मैं आता हूं, ये मान लीजिए कि लिखा हुआ है, तो बिफोर आई कम. मेरे आने से पहले वह जा चुकेगी, शी विल हैव गॉन बिफोर आई कम. अगर इसे हम उल्टा करके बना दे, जैसे उसके जाने के बाद मैं आऊंगा, उसके जाने के बाद मैं आऊंगा, सपोज ये लिखा हुआ है. फिर देखिए दो काम हो रहा है. आप गेस करिए, आपको क्या लगता है क्या ट्रांसलेशन बनना चाहिए? आप गेस करें, मैं तो बता ही रहा हूं अभी आपको, बट आप गेस करें क्या ट्रांसलेशन बनना चाहिए. मोस्ट प्रोबेबली आप में से कई लोगों ने से गलत ट्रांसलेट करा होगा और कुछ लोगों ने तो पक्का सही भी बना रखा होगा. देखिए फिर बात देखते हैं कि यहाँ क्या लॉजिक लगा. अगर आप ऊपर वाले मेथड से इसे ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं बनेगा, ये तरीका नहीं होगा इसके ट्रांसलेशन का. तो सही मेथड क्या होगा, सही से कैसे ट्रांसलेट करेंगे समझे. देखें फिर यहाँ दो काम होगा, एक मेरे आने का और दूसरा उसके जाने का. कौन काम पहले होगा, यानी ज्यादा पुराना कौन काम होगा. तो देखिए उसके जाने के बाद में आऊंगा, यानी वो पहले जाएगी, मैं बाद में आऊंगा. तो उसका जाना पुराना काम हुआ, मेरा आना नया काम हुआ. तो मैंने कहा कि जो काम पहले हो या पुराना हो उसे बनाना है फ्यूचर परफेक्ट में, और दूसरा मैंने कहा कि जो काम नया होगा उसे बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में. ये तो पहला काम आपने करना है, ये काम आपने कर भी लिया.
तो दूसरा काम आपने ये करना है कि पीछे से ट्रांसलेशंस लेकर चलना है। आपने शायद आगे से बनाया होगा और यही गलती करी होगी, आपको पीछे से लेकर चलना है। तो ये ऐसे बनाएंगे, आई कम, अब बात की इंग्लिश आफ्टर, वह जा चुकेगी, ये समझे कि लिखा हुआ है शी विल हैव गॉन। ये इसका ट्रांसलेशन होगा कि आई कम आफ्टर शी विल हैव गॉन, ना कि आई विल कम आफ्टर शी विल हैव गॉन, गलत होगा। ना कि आई शैल आफ्टर शी विल हैव गॉन, गलत हो जाएगा। बस इतना ही बोलना, आई कम आफ्टर शी विल हैव गॉन। ये हो गया इसका करेक्ट ट्रांसलेशन। मतलब टेक्निकली स्पीकिंग, व्हाट इज द करेक्ट वे टू ट्रांसलेट फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस और व्हाट आर द करेक्ट वेज टू हैव फ्यूचर परफेक्ट इन क्लॉजेस? द करेक्ट वे इज फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। या तो इस तरह से हम बनाते हैं ट्रांसलेशन जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, और इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस फ्यूचर परफेक्ट, या तो इस तरह से बनाते हैं। ये दो तरीका है हमारा फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड दो क्लॉज वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का। सीधी सी बात आपको याद रखनी है, जैसे मैंने वहां बताया था आपको कि बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, वैसे यहां भी आपने ध्यान रखना है कि बिफोर के पहले फ्यूचर परफेक्ट और आफ्टर के बाद फ्यूचर परफेक्ट। अगर आपने ये चीजें याद रहेंगी तो आई होप कि आपको जो है इस तरह के सेंटेंसेस जो है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी गलत नहीं होंगे। हालांकि बोलचाल में इतना एरर तो चल जाएगा कि आई शैल कम आफ्टर शी विल हैव गॉन, आप बोलेंगे तो पीपल विल अंडरस्टैंड यू, पीपल विल गेट यू। लेकिन अगर आप सही सही बोलेंगे ना तो इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट, उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। कई लोग तो आपसे इंप्रेस्ड हो जाएंगे, दे मे बी इंप्रेस्ड विद यू, they may be impressed with your performance and they may like to be your friend, your nearest and dearest. You may leave a solid impact and impression onto interviewers, onto listeners. तो इस तरह की चीजों के साथ आपको ध्यान देना होगा। I would like to cite an example, थोड़ी सी मेरी ये क्लास लंबी हो गई है, शायद मैं फिर भी लास्ट में देना चाहूंगा कि इन इंडिया मैं एक लीडर को जानता हूँ, वो शशि थरूर साहब हैं। जब भी वो बोलते हैं तो मैं देखता हूं कि वो बड़ा ही आर्टिस्टिक वे में, बड़ी लच्छेदार इंग्लिश बोलते हैं, बड़ी अच्छी लगती है उनकी इंग्लिश सुनने में। उसमें कई बार ग्रीक वर्ड्स ले लेते हैं, कई बार फ्रेंच वर्ड्स ले लेते हैं, कई बार अजीब व गरीब स्ट्रक्चर्स ले लेते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो अच्छा किसे लगता है? मेरे जैसे लोगों को। लेकिन जो थोड़े इंग्लिश जानने वाले हैं उनको बिल्कुल नहीं समझ में आना है। तो अभी के लिए तो आप थोड़े इंग्लिश जानने वाले श्रेणी के लोग हैं, तो अभी आप उतना ही मान के चलेंगे। आप में से कई अच्छे होंगे भी, सॉरी टू टेल यू दैट, but maybe some of you might be a very good speaker of English and might be a very good knowledgeable persons of English, but जो भी beginners हैं वो थोड़ा सा अभी इसी तरह की चीजों को करें। लेकिन इस तरह का जो ज्ञान है ना, वो थोड़ा थोड़ा अगर आप अपने अंदर एक एक दिन, दो दो दिन में एक एक ऐसी छोटी छोटी चीजों को अपने अंदर समाहित करने लगेंगे, if you start putting these sort of knowledge into you, definitely आप भी उन लोगों की तरह हो जाएंगे with just spending few months and years of your time. I hope you guys have enjoyed today's session. आपको आज का सेशन करने में मजा आया होगा। If you have liked today's session, please keep promoting us, and if you promote us, we will fetch or we will make some good videos related to good topics related to making how to make someone a very good speaker of English, how to speak English fluently, how to speak English error free, हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। मैंने अभी तक कोई प्रोनाउंसिएशन पर नहीं बनाया, मेरे प्रोनाउंसिएशन पर भी वीडियो पेंडिंग है, वो भी आने वाले। तो प्लीज आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। चैनल से इसलिए बोल रहा हूँ कि एक और चैनल भी है मेरा, मैं उसके लिए बाद में आपसे बातें करूंगा। आज थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है तो मैं और बातें नहीं करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियोस को लाइक कर दें, और अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी कर दें। Thanks for watching. Meet you in next session and next video with some another amazing sort of stuffs that can make you very good speaker of English. Thanks.